हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस पे जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा ईज आउट करा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन केसेस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, आप उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करें। और आपने लास्ट वीडियो में जिन केसेस को मेंशन किया था उनको मैंने इंक्लूड करा है अपने अपकमिंग वीडियोस के शेड्यूल में। तो ये इन केसेस के अलावा अगर कोई भी और केस है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में डाउन बताइए। अब चलिए वीडियो के ऊपर आते हैं। इस केस के अंदर एक 3 जजेस बेंच थी, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो इंडेफिनिट सस्पेंशन है इंटरनेट सर्विसेज का, वो इंडियन लॉ के अंदर इलीगल होगा। और जो ऑर्डर्स हैं इंटरनेट शटडाउन के, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। फिर कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी गाइडलाइन दिया कि जो शटडाउन ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू करने की जरूरत है अगेंस्ट द टेस्ट जो कि आउटलाइन किए गए हैं जजमेंट के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी के, और उनको लिफ्ट भी किया जाए जो कि अगर नेसेसरी नहीं है, या फिर अगर उनके ऊपर कोई टेम्पोरल लिमिट नहीं है कि कितनी देर तक आपने उनको लगा के रखा है लॉकडाउन को, तो उसको आप हटाइए। इस केस के बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं अब। तो जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2009 को पास करा, जहां पे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वापस ले लिया और उन्होंने उसको एक फुली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से अप्लाई करता है। उसके बाद 4 अगस्त 2019 को मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज, लैंडलाइन कनेक्टिविटी, सारी की सारी चीजों को शट डाउन कर दिया गया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे उन्होंने एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे और पब्लिक असेंबली पे, ये साउट करते हुए कि सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी के अंडर उनके पास पावर है कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मिसेस अनुराधा भसीन, जो कि एडिटर थी कश्मीर टाइम्स की श्रीनगर एडिशन की, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि अगर आपको इंटरनेट पर शटडाउन करोगे तो वो मॉडर्न प्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से हॉल्ट डाल देगा, एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पर उसको ले आएगा, और ये एक अथॉरिटीज़ ने ये फोर्स किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो गवर्नमेंट है उसने ये बात फेल करी है कंसिडरेशन में लेने की कि जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है उसको रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जिन एम्स के साथ उसको परस्यू किया जा रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो रिस्ट्रिक्शंस पास हुए हैं वो डेंजर में डालेंगे लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर होता है वो सेम नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर के बराबर में, ऐसा सेम नहीं होता। और नाइदर जो रिस्क होता है अगर ऐसा ऑर्डर पास किया जाए तब। फर्दर जो गुलाम नबी आज़ाद है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने भी ये आर्ग्यू करा है एज अ पिटिशनर कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बेस्ड नहीं, बस भी बेस्ड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव रीजंस के ऊपर, और नॉट मेरली ओवर कंजेक्चर कि आप केवल एक आर्गुमेंट दे रहे हैं जिसका कि कोई बेसिस नहीं। उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है जो कि यूज की जा रही है अथॉरिटीज के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, वो इन लाइट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन ही यूज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से कोई भी चीज ऐसी आकर नहीं हुई है जो कि आपने लगा दी। उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे गए हैं स्टेट के द्वारा, उसके अंदर उनको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर यूज करना चाहिए था, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, और उनको बैलेंस ऑफ सेफ्टी और पीपल को बैलेंस करना चाहिए था लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ देयर फंडामेंटल राइट के साथ, जो कि यहाँ पे अकर नहीं हुआ है, दोनों का बैलेंस नहीं किया गया है। उसके बाद उन्होंने इंटर रिस्ट्रिक्शन के बारे में ये बोला कि जो पिटिशनर है वो मेनली उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, बल्कि उनका राइट टू ट्रेड और उनकी एबिलिटी एज टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट देयर बातें टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, सब चीज़ें इफेक्ट हो रही है कि ना वो काम ठीक से कर पा रहे हैं अपना दिन भर का, ना वो अपना जो एक्सप्रेशन है उनका, जो उनको बातें कहनी, ना वो रख पा रहे हैं, ना वो अपने नेताओं से बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड थी वो उनके राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस और फ्री स्पीच को हिंडर कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वायलेशंस हैं, पर्टिकुलरली जब कोविड-19 लॉकडाउन इम्पोज हुआ है उसके अंडर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट होने में, और जो ऑनलाइन कंटेंट है जो कि स्कूल बंद होने के बाद और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं वो नहीं वो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं ड्यू टू द रिड्यूस स्पीड ऑफ 2G इंटरनेट। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि जो गाइडलाइंस दी गई थी कोर्ट के द्वारा
अनुराधा भसीन केस में जो इसके पहले आया था, और टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स में उनको भी ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि जो रिव्यू कमेटी होती है जो कि लीगैलिटी को चेक करती है किसी भी सस्पेंशन के, उसको यहाँ पे नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मोरओवर एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया गया सस्पेंड करते हुए इंटरनेट को, और ये इंडिकेट किया गया कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे कहीं ना कहीं है ही नहीं गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैंकेट ऑर्डर डालते हुए। उन्होंने ये कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ये बात फेल करती है एक्सप्लेन करने में कि क्या रिलेशन है बिटवीन द इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड और नेशनल सिक्योरिटी। क्या आपने रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिया लेकिन आपने ये बात नहीं एक्सप्लेन करी कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन से इसका क्या मतलब है नेशनल सिक्योरिटी के रिलेशन में, कैसे नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे पॉइंट आता है। अब इसके डिफेंस में जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो एक मेजर थे ताकि टेररिस्ट एक्ट्स को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके, और जो कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हिस्ट्री जानते हैं कश्मीर के अंदर और इंटरनल मिलिटेंसी की, जो कि बहुत सालों से कश्मीर को प्लेग करती है, तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी था। उन्होंने सिमिलर स्टेप्स को टेकन करने की बात कही जो कि पास में लिए गए थे, जैसे कि 2016 में जब यहाँ पे टेररिस्ट को किल किया गया था उसके बाद ये सब किया गया था। उसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने भी इस बात को रीइटरेट करा कि जो हिस्टोरिकल नेसेसिटी है इस आर्ग्यूमेंट की उसको नोट किया जाए, और स्टेट की फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी उसके सिटीजन की सिक्योरिटी और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनके फंडामेंटल राइट्स की तरफ जाना है। उन्होंने फर्दर ये आर्ग्यू करा कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बहुत ही फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स करे हैं इन इफेक्ट्स ऑफ जो रिस्ट्रिक्शन के इफेक्ट है उसके बारे में। पर्टिकुलरली उन्होंने नोट करा कि जो इंडिविजुअल मूवमेंट है वो कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो केवल सर्टेन एरियाज में किए गए हैं और उनको सून आफ्टर जो है रिलैक्स कर दिया जाएगा, और जितने भी न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है कोर्ट के सामने। उन्होंने ये कहा कि जो सोशल मीडिया है अगर उसके ऊपर अलाउ किया जाता है लोगों को मैसेजेस सेंड करने के लिए, तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं एट द सेम टाइम वो भेज तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो लोग वायलेंस को भी इंसाइट कर सकते हैं क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना बहुत आसान होता है। और उन्होंने ये क्लेम करा कि जो डार्क वेब होती है उसके थ्रू इंडिविजुअल्स वेपन्स और इलीगल सब्सटेंसेस को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकती है डार्क वेब के ऊपर। उन्होंने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि फ्री जो स्पीच स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं लिया गया इन रिलेशन टू द न्यूज़पेपर, जहाँ पे आपको ये इंटरप्रेट करना है कि क्या ग्राउंड्स थे उनके बीच के डिफरेंसेस के, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। ये ऑन इंटरेस्ट ऑफ द ग्राउंड जो इंटरनेट और उसके बीच में आता है। फर्दर उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि जो न्यूज़पेपर है उनको केवल वन वे कम्युनिकेशन एक तरीके से वो अलाउ करते हैं, और जो इंटरनेट है उसने उसको बोथ डायरेक्शन बना दिया है, जिससे कि जो मैसेजेस का इंटरनेट का डिसेमिनेशन होती है इन्फॉर्मेशन का वो काफ़ी हद तक सिंपल है। अब इसके बाद चलिए इश्यूज़ के ऊपर आते हैं कि कौन से वो इश्यूज़ है जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। पहला इशू ये था कि क्या गवर्नमेंट एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है जो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स था उनको प्रोड्यूस करने के लिए, क्या आपने एक बार रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो आप वो ऑर्डर्स ना प्रोड्यूस करें, काम चल जाएगा। दूसरा इशू ये था कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट ऑक्यूपेशन या ट्रेड, जो कि 19(1)(g) और 19(1)(a) में दिया गया है, क्या इंटरनेट के ऊपर रोक लगाने से क्या ये चीज़ें वायलेट हुई है या फिर नहीं। फर्दर ये है तीसरा इशू कि क्या जो गवर्नमेंट के एक्शंस थे इंटरनेट को प्रोहिबिट करने के, क्या वो वैलिड थे या नहीं। फिर अगला इशू ये है कि क्या जो इम्पोजिशन था रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट का अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या वो वैलिड है या फिर नहीं। इसके बाद जो फाइनल इशू है वो ये है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो रही है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस जो कि लगाए गए हैं पिटिशनर्स के ऊपर। अब चलिए जजमेंट के ऊपर आते हैं। कोर्ट ने अपने जजमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड करा पर इशू बेसिस, और उन्होंने सबसे पहले इशू के बारे में बात करी जहां पे ये पूछा गया कि क्या एग्जेम्पशंस को क्लेम किया जा सकता है ऑर्डर्स प्रोड्यूस करने के लिए जिसके थ्रू रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया गया था। कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि स्टेट को ऑर्डर्स जिनके थ्रू इम्पोज किए गए रिस्ट्रिक्शंस उनको प्रोड्यूस करना होगा। उन्होंने लेकिन इस बात से शुरुआत करी कि उनको डिफिकल्टी आई है ये डिटरमाइन करने में कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनकी लीगैलिटी क्या है, जब जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो स्टेट है उसने रिफ्यूज कर दिया है उन ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिससे कि सेट रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उन्होंने उठा के राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को साइड करा और बोला कि जो स्टेट है उसके पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्लोज करे ऐसी इंफॉर्मेशन को इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रेमेडी एज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्दरमोर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप इंटरप्रेट करोगे तो उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का।
कोर्ट ने ये कहा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और ये एक राइट है एक इंडिविजुअल का कि वो जाने कि वो ऑर्डर्स के अंदर लिखा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एक्ट करने की, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना है, और ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी इंसान के राइट्स लेने से इतने कैजुअल तरीके से बिना किसी चेक एंड बैलेंस के। कोर्ट ने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जेम्स मैडिसन को साइड करा। उन्होंने कहा कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर पॉपुलर इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ वो नहीं है, या फिर उसके पास वो मीन्स नहीं जिसके थ्रू वो उसको एक्वायर कर पाए, तो उसका जो प्रोलॉग है, मतलब उसकी जो शुरुआत है उस गवर्नमेंट की, वो एक फार्स है, एक मजाक है, या फिर एक ट्रेजेडी है, एक हादसा है, या फिर परहैप्स दोनों है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है। उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो फॉरएवर गवर्न करेगी इग्नोरेंस बेसिकली, और जो पीपल हैं जिनको कि खुद का एक तरीके से गवर्न बनना है, खुद को अब ड्राइव करना है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए जो कि उनको पावर देगी खुद को गवर्न करने की, क्योंकि नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस चीज़ को जानने के लिए कि कैसे आपको गवर्न करना है, किसी को नहीं करना है। प्रेजेंट केस के अंदर जो स्टेट है उसने ये कहा कि उसके पास जो क्लेम्स प्रिविलेज उन्होंने क्लेम करी, उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर्स देर में रिलीज करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि उनको कुछ अनस्पेसिफाइड डिफिकल्टीज हो रही थी। लेकिन कोर्ट के लिए ऐसी जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी वैलिड ग्राउंड नहीं था। उसके बाद जो दूसरा इशू है वो ये था कि क्या जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू ट्रेड और वेकेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते, क्या उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या नहीं, इसको इफेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। कोर्ट ने यहाँ पे रिइटरेट करा कि आर्टिकल 19 के अंदर ये जितनी भी फ्रीडम्स हैं वो इंटरनेट तक एक्सटेंड करती हैं। सबसे पहले कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को साइड करते हुए बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम ऑफ प्रिंट मीडिया को प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद ओडिसी कम्युनिकेशंस वर्सेस लोक विधान संगठन को उन्होंने कोर्ट करते हुए ये बोला कि जो राइट टू सिटीजन्स होता है स्क्रीन फिल्म करने का, वो एक पार्ट है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है जो कि इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन के लिए, और अकॉर्डिंगली इंटीग्रल पार्ट है इंजॉयमेंट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दी हुई है, बट उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 19(1)(2) के अंदर। उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेट के ऊपर, देयरफॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनेट को यूज करने के साथ एक तरीके से अप्लाई करता है, जो कि सब्जेक्ट है रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पूरी लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट। और कोर्ट ने उसके बाद जो जुरिस्प्रूडेंस रिलेटेड है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से, कोर्ट ने ये कंक्लूड करा कि रिस्ट्रिक्शन है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, उनको आप इम्पोज कर सकते हैं कंप्लीट प्रोहिबिशन के साथ। कोर्ट ने गवर्नमेंट के साथ एग्री करते हुए ये बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत दिनों से प्लेग्ड है टेररिज्म के द्वारा, और कोर्ट ने ये कहा कि जो मॉडर्न टेररिस्ट हैं वो हैवली रिलाई करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो कि उनको अलाउ करता है अपना प्रोपेगेंडा और फॉल्स इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, फंड रेज करने के लिए और रिक्रूट्स हायर करने के लिए। कोर्ट ने फिर यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट दिया हुआ है उसको उन्होंने रिव्यू करा, उसका जो जुरिस्प्रूडेंस था 1863 का उसको उन्होंने कंक्लूजन में लिया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखा। उसमें उन्होंने 4 केसेस भी देखे जो कि वैलेंडिंघम, एब्रम्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, डेनिस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रैंडनबर्ग वर्सेस यूआईको केसेस, इनको सुप्रीम कोर्ट ने देखा। और उन केसेस को अगर आपको देखना है तो आप पैरा 40 और 41 को रेफर कर सकते हैं जजमेंट के, जो कि ये इंपॉर्टेंट है क्लैट के पर्पज से भी, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इनको रेफर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें इंडियन, जर्मन और कनेडियन कोर्ट्स के भी कंपैरेटिव रिव्यू देखना पड़ेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट कौन सा यूज होना चाहिए। उन्होंने इस सब चीज़ों को देखते हुए ये फाइंड आउट करा कि एक एग्रीमेंट है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो की टूल है जुडिशियल बैलेंस इंपोज करने के लिए, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। लेकिन इस बात पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि प्रोपोर्शनैलिटी और बैलेंसिंग कहाँ पे इक्विवेलेंट आती है। कोर्ट ने वहाँ पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर इस हिसाब से आउटलाइन करा कि उसका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस एस्टिमेट हो, जो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए वो नेसेसरी होनी चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कंसिडर करना चाहिए कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव है
जिसको कि रिस्ट्रिक्शंस की जगह लगाया जा सकता है। फिर उनको ये देखना चाहिए कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर वहाँ पे लिया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा। और पांचवा ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ओपन होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू के अंदर। तो अगर ये 5 चीज़ें फुलफिल हो रही है तभी वो जो प्रॉपर एक तरीके से आपने अगर लगाई है लिमिटेशन, तभी वो रिस्ट्रिक्शन मानी जाएगी वैलिड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, वरना वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके बाद जो तीसरा इशू था वो रिलेटेड था लीगैलिटी ऑफ इंटरनेट शटडाउन से, क्या इंटरनेट शटडाउन लीगल था या फिर नहीं। इसके लिए कोर्ट ने आउटराइट स्टेट के जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि टोटल बैन की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो कि सिलेक्टिवली इंटरनेट को ब्लॉक कर रहा था। और इस चीज़ को जो लॉजिक था इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि स्टेट ने ग्रीन लाइट दे दी थी कंप्लीट इंटरनेट बैन के लिए पूरे टाइम के लिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। हाउएवर कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि इस चीज़ में एम्पल मेरिट है गवर्नमेंट के कंटेंशन में कि जो इंटरनेट है उसको यूज़ किया जा रहा है टेररिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए, जो कि इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। दस ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस एक्सटेंट तक आप फ्री स्पीच को रोक सकते हैं, बैन कर सकते हैं। कोर्ट ने ये हाईलाइट करा कि प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव एलिमेंट्स जो होंगे डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी ऑफ इंटरनेट शटडाउन, वो काफ़ी ज़रूरी है। और प्रोसीजर जो मैकेनिज्म है उसके 2 कॉम्पोनेंट है। सबसे पहला ये है कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पोनेंट आएगा जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट के उसमें बीच में आता है। और जो सेकंड है वो कॉम्पोनेंट एनश्राइंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट 2000 में, सीआरपीसी में और टेलीग्राफ एक्ट के अंदर। जो सस्पेंशन रूल्स हैं वो सेक्शन 7 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू काम करते हैं, जो कि 2017 में पास किया गया था। और वो गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि वो टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट को बैन कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स की। उन सेफगार्ड्स को फॉलो करने के बाद ही आपको वो पावर मिलेगी। ये जो सेफगार्ड्स है उसमें पहला ये था कि अगर आपको सस्पेंशन ऑर्डर पास करना है तो वो केवल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है, केवल इन दोनों में से एक ही बंदा ऐसे सस्पेंशन ऑर्डर को इशू कर सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए सर्कमस्टेंसेज अनअवॉइडेबल हो जाती हैं तो उसके नीचे का अगर कोई ऑफिशियल है तो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो कि ऐसे इशू को दे सकता है, लेकिन उसको फिर 24 घंटे के अंदर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उस चीज़ को रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। तो मतलब ये बेसिकली कह दिया कि अगर आपको पास करवाना है अपना कोई भी सस्पेंशन ऑर्डर तो वो सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, या तो होम अफेयर्स या होम डिपार्टमेंट का। और अगर मान लीजिए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर जॉइंट सेक्रेटरी को उस चीज़ को करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स के बाद में आपके लिए उसको रेक्टिफाई करना होगा। और उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर उस सस्पेंशन को आप वापस रिवोक कर लेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर रीज़न दिया जाना चाहिए और उसकी कॉपी में ये रिव्यू कमेटी को भेजी देनी चाहिए जो कि कंसिस्ट करेगी सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स की। जो रीजंस होने चाहिए वो ना केवल उसके नेसेसिटी को एक्सप्लेन करे बट ऐसे भी होने चाहिए जो कि अनअवॉइडेबल हो, जो कि सर्कमस्टेंसेस को नेसेसिटेट करते हैं कि आपने वहाँ पे इंटरनेट को बैन करा है। तो इसका मतलब एक बहुत ही भारी सिस्टम बना हुआ था ये डिटरमाइन करने के लिए कब आप इंटरनेट को बैन कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। फर्दर मोस्ट सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट के अंदर परमिट किया गया था ऐसे सस्पेंशन ऑर्डर्स को इन सिचुएशंस में जहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी है या फिर पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट के अंदर आप ऐसे ऑर्डर्स को पास करें, तभी आप जो है मतलब इंटरनेट को बैन करने के ऑर्डर को पास कर सकते हैं। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट को सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि जो पब्लिक है और ना कोई और काइंड ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है, केवल पब्लिक इमरजेंसी पे आएगा। उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि ऑल्दो जो पब्लिक इमरजेंसी का पूरा फ्रेज है वो डिफाइन नहीं किया गया है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, इसको क्लैरिफाई करे जाने की ज़रूरत है कि जो मीनिंग है इस फ्रेज का उसको इन्फर किया जाए इन कंजंक्शन विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो कि उसको फॉलो करती है। पैराग्राफ 92 में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के ही बराबर में इस चीज़ को लेके चलना है। अगर आप पब्लिक इमरजेंसी की बात करना है भले उसको टेलीग्राफ एक्ट में डिफाइन किया गया हो या फिर ना किया गया हो। स्टेट ने यहाँ पे 8 ऑर्डर्स सबमिट करे थे कोर्ट के सामने कि ये 8 ऑर्डर्स हैं जो कि हमने लगाए। 4 को पास करा गया था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा और अदर 4 को पास करा गया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल ने ये एक्सप्लेन करा कि ये जो ऑर्डर्स थे ये अथॉरिटी से द्वारा रिलैक्स कर दिए गए थे बट कंटिन्यूस अप्रेजिंग चल रहा था ग्राउंड के अंदर कि हटाना है कि नहीं हटाना है उन रिस्ट्रिक्शंस को। कोर्ट ने यहाँ पे ये कंसीड करा कि जो डेंजर था पब्लिक सेफ्टी को उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये उन्होंने नोट करा कि जो नए रिस्ट्रिक्शंस थे
उनको अगर आपने इम्पोज करा है तो वो आपको एक न्यू ऑर्डर के बेसिस पे करना था, पुराने ऑर्डर के थ्रू आप उसको बार बार वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कि इन द व्यू ऑफ ऑल द ऑर्डर्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनका जो इफेक्ट है वो पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशंस को एक रिलीफ नहीं दे पा रहा था ऑपरेटिव पोर्शंस के बराबर तरीके से। चौथे इशू के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 144 के एप्लीकेशन के बारे में बात करी सीआरपीसी के, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करा गया लॉकडाउन के उसमें। कोर्ट ने यहाँ पे ये नोट करा कि जो ऑर्डर्स पार्ट किए गए थे सेक्शन 144 के लिए, उनका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आएगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि पब्लिक इन जनरल के ऊपर अप्लाई करता है। और ऐसी जो पावर है उसको एक कैजुअल और कैवलियर मैनर में नहीं अप्लाई किया जाना चाहिए, सिंपल मैनर में। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसका एक बहुत ही सीवियर इलीगैलिटी होगा, जो कि पैरा 129 में कहा कोर्ट ने। उन्होंने फिर ये कहा कि ये इम्पेरेटिव है ये देखना कि मटेरियल फैक्ट्स जो कि नेसेसिटेट करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को पास करने के, उनको देखा जाए, उसको इंडिकेट किया जाए। कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट है वो बेस्ट प्लेस्ड है ऐसी पोजीशन के अंदर जहाँ पे वो ऐसे थ्रेट्स को असेस कर पाए पब्लिक ऑर्डर की तरफ, लेकिन उसको ये भी देखने की ज़रूरत है कि मटेरियल फैक्ट्स प्ले के अंदर हैं, कि वो देख रहे हैं कि मटेरियल फैक्ट्स क्या हैं जो कि जस्टिफाई करें ऐसे ऑर्डर को सेक्शन 144 के अंदर, ताकि अगर जुडिशियल स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन होती है ऑर्डर की लेजिटिमेसी के ऊपर तो वो सही से उसके टेस्ट को स्टैंड कर पाए। उन्होंने कहा कि एक की कंसिडरेशन अगर आपको लेके चलना है तो उसके परसीव्ड एमिनेंस जो होता है थ्रेट का, कि आपको दिखाई पड़ रहा है थ्रेट का, और अगर आप 144 को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो एक प्रॉपर रेमेडी है ऐसे पोटेंशियल हार्म से बचाने के लिए, कि आपने प्रीएम्प्टिवली ही 144 लगा दिया थ्रेट को परसीव करते हुए। उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है राइट को और रिस्ट्रिक्शन को अगेंस्ट द राइट एंड ड्यूटी जो कि उनके ऊपर आती है, और वो दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ना तो आपको एक्सेसिव नेचर में जाना है टाइम के या फिर उसके नेचर के। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो कि रिस्ट्रिक्शंस को आपने रिमूव कर दिया है, कोर्ट ने ये स्टेट करा कि वो उनके नॉन कंप्लायंस के ऊपर नहीं जा सकती लॉ के, जो कि इस केस में है। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं और क्या हुआ है, तो वहाँ पर स्टेट के ऊपर चेक इम्पोज करना कहीं ना कहीं ज़रूरी था थोड़ा बहुत। कोर्ट ने फिर रिएटरेट करा कि गवर्नमेंट को जो है लॉ को फॉलो करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि थ्रेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर है या नहीं। और उन्होंने कंक्लूड करते हुए ये बोला कि ना सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है थ्रेट प्रेजेंट डेंजर का, बट ऑल्सो एक एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी। हाउएवर जो डेंजर कंटेम्पलेटेड है वो एक ऐसे नेचर का होना चाहिए जो कि इमरजेंसी को और फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड अनॉयंस और इंजरी ऑफ अ पर्सन वो लॉफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पावर है वो इस तरीके से नहीं अप्लाई की जा सकती है कि वो लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को सप्रेस करे लोगों के फ्री विल की, और उसके अंदर प्रेजेंस होना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स को जो कि जस्टिफाई करें उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के एप्लीकेशन को। उसके बाद लास्ट इशू था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, क्या उसके ऊपर हिंड्रेंस आई है। तो कोर्ट ने पिटिशनर्स के आर्गुमेंट को रिजेक्ट करा कि मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन जो कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन्होंने उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस और जर्नलिज्म को कहीं ना कहीं कर्टेल करा है और उनके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस डाली है। कोर्ट ने इस बात पे हाईलाइट करा कि जो फ्रीडम ऑफ होती है प्रेस, वो उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और 1940 में फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है इंडिया के अंदर रिकग्नाइज किया गया था। इन द केस ऑफ चैनिंग आर्नल्ड वर्सेस एम्परर के अंदर प्रिवी काउंसिल ने यह स्टेट करा था कि जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट है वो एक ऑर्डनरी पार्ट है सब्जेक्ट के, और किसी भी लेंथ का हो, चाहे कितना भी जनरल हो या किसी भी जर्नलिस्ट के परसुएंट हो, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट्यूट लॉ जहाँ पे उस प्रिविलेज के बारे में बात करी जा रही है या फिर उससे हायर एंड नियर नहीं, और जो रेंज ऑफ एजर्शन है या फिर जो क्रिटिसिज्म है या फिर जो कमेंट्स हैं एज वाइड या वाइडर हो, वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी जा सकता है। जितना मतलब वाइड स्कोप आप देंगे जर्नलिज्म को उतना अच्छा। कोर्ट ने यहाँ पे ये इंटरप्रेट करा कि जो पिटिशनर का क्लेम है ये कहने का कि रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करा गया, वो नेसेसरीली डायरेक्ट नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट तरीके से चिलिंग इफेक्ट डालता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। हाउएवर कोर्ट ने ये फाइंड करा कि जो पिटिशनर है उसने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं ऑफर करा है इस बात को साबित करने के लिए कि अगर आप न्यूज़पेपर्स पब्लिश करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो वो गलत है, रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं। और जो चैलेंज आपने स्टेट के आर्गूमेंट को दिया है न्यूज़पेपर के ऊपर वो पब्लिश में और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए, वो लॉकडाउन के अंदर वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है।
इसके ऊपर कोर्ट ने बेसिकली 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। पहला ये था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस किसी भी प्रोफेशन को है वो प्रोटेक्ट की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑल्दो जो गवर्नमेंट थी उसके पास ये राइट था कि उसने इंटरनेट को परमिट कर दिया, उनको ये प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी नेसेसिटी और उसकी टेम्पोरल लिमिट क्या थी, और अगर वो ऐसा वो नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है ये रिव्यू करने की ज़रूरत है कि सस्पेंशन ऑर्डर्स कितने हद तक लगाए जाने चाहिए, और अगर वो नेसेसरी नहीं है तो उनको हटाया जाए और ये देखा जाए कि उनके ऊपर एक टेम्पोरल लिमिट हो। फर्दर उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 144 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं सीआरपीसी के अंदर, वो ना यूज़ किए जाए किसी लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, और वो सब्जेक्ट रहे जुडिशियल स्क्रूटनी के। और 10 कोर्ट ने ये स्टेट को ये ऑर्डर रहा कि वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।